नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की हर खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज दिल्ली में सीएम शिवराज करेंगे नए 5 स्टार MP भवन का लोकार्पण। प्रदेश के सभी मंत्री रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। तीन साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बनाएगी MP सरकार। 23 मार्च को जनता के सामने रखा जाएगा काम का लेखा जोखा। विकास कार्यों की दी जाएगी जानकारी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था का लिया ब्यौरा। 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम के कड़े निर्देश। बुरहानपुर में मिनी ट्रक और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। भिंड में कपड़ा व्यापारी की बेरहमी से पिटाई। 4 बदमाशों ने लाठी डंडे से की मारपीट। उधर ग्वालियर में आशा कार्यकर्ता ने शराबी को चप्पल से पीटा। और T20 में भारत की सबसे बड़ी जीत। न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया। गिल ने जड़ा शानदार शतक। पंड्या ने लिए 4 विकेट। और हेडलाइन से बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। बता दें कि उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ यहां पर एक बैठक भी करेंगे, जिसमें 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्राओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इस भवन की आधारशिला 12 जनवरी 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रखी थी और करीब 3 साल के बाद अब ये भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीसस एंड मैरी मार्ग पर 1.5 एकड़ में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। 6 मंजिला मध्य प्रदेश भवन में राज्य की संस्कृति, वन्य जीव, जनजातीय परंपरा, कला और राजनीतिक हस्तियों को भी दर्शाया गया है। इसमें 104 कमरे हैं, जिनमें 4 VIP स्यूट समेत 66 डिलक्स और 38 सामान्य कमरे बनाए गए हैं। भवन के सम्मेलन कक्ष में एक साथ 43 लोगों के बैठने का इंतजाम है। साथ ही 250 लोगों की बैठने के लिए सभागार भी बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश भवन पूरी तरह से बनकर तैयार, जिसकी एक झलक इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ये मध्य प्रदेश भवन बना है और पुराने मध्य प्रदेश भवन के समीप ही इसे बनाया गया है। और आज इसका लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उस वक्त तमाम मंत्री, विधायक भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके तुरंत बाद, लोकार्पण के बाद इसी जगह पर एक बैठक अहम की जाएगी। और अब आपको बता देते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों का भी। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह लगभग 11:30 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे, जैसा कि वो हर रोज करते हैं। इसी कड़ी में आज स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण होगा। पार्क से 75 ई-बाइक को हरी झंडी दिखाकर आज वो रवाना भी करेंगे। इसके बाद लगभग 12 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे। दोपहर 1:10 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ आज उनकी मुलाकात है। वहीं शाम 6:30 बजे नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन होगा। रात लगभग 11:30 पर दिल्ली से वापस भोपाल के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम कुछ इस तरह से हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज कई कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के साथ शुरुआत होगी आज उनके कार्यक्रमों की, और उसके बाद ई-बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना होंगे। और उसके बाद आज का सबसे बड़ा दिन मध्य प्रदेश भवन का आज उद्घाटन होना है। और इस कार्यक्रम के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जीसस एंड मैरी रोड पर स्थित MP भवन का आज उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद इसी भवन में, इस नवनिर्मित भवन में आज एक बैठक भी रखी गई है, जिस बैठक की अध्यक्षता वो करेंगे।
और कई कार्यक्रमों के बीच शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड अब तैयार होगा। आपको बता दें कि 3 साल के कार्यकाल का ये रिपोर्ट कार्ड होगा जिसे सरकार बनाने जा रही है। जनता के सामने भी इस रिपोर्ट कार्ड को रखा जाएगा, यानी कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बनाया नहीं जा रहा है बल्कि इसको जनता के सामने भी पेश किया जाएगा। बता दें कि 23 मार्च को शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने हैं और इस कार्यक्रम में जनता के सामने सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी इस रिपोर्ट कार्ड में दी जानी है, तो जनता अब सरकार का रिपोर्ट कार्ड देख सकती है, यानी जिस सरकार को जनता ने चुना है उसका रिपोर्ट कार्ड भी वो देखने जा रही है। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने पेश किया जाएगा। 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड शिवराज सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि 3 साल पूरे होने वाले हैं इस सरकार के और इसी उपलक्ष्य पर जनता के सामने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को रखा जाएगा। 23 मार्च की वो तारीख है जिस तारीख को शिवराज सरकार ने 3 साल पहले शपथ ली थी और 3 साल के बाद इसी तारीख को जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड को रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में जनता को सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला यह बजट है और यही वजह है कि बीजेपी नेता इस बजट को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। इस बजट भाषण में उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। यही वजह है कि एमपी के बीजेपी नेता इस बजट को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। केंद्र के इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट बताया है। शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। वहीं एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को देश के विकास का अप्रतिम रोड मैप बताया है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है। विस्तार से सारी चीजें सामने आएगी तो हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश को क्या मिला और पूरे देश के लिए क्या बेहतर रहा। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बजट हो नहीं सकता। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस बजट के सुनहरे भविष्य को संवारने वाला बजट बताया। सकलेचा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को इससे नई ऊंचाई मिलेगी। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तेजी से कैसे आगे बढ़े उसके लिए बना। बीजेपी नेताओं ने इस बजट को सुनहरे भविष्य को संवारने वाला केंद्र का बजट बताया है। बजट से गरीबों, किसानों और महिलाओं का उत्थान होगा। इधर आम बजट के पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने बजट पर निशाना साधते हुए इस बजट को देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी। आज बजट पारदर्शी होते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में पुराने वादों पर पर्दा डालने का प्रयास नजर आया है। हमें आशा थी कि उन घोषणाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो 2022 में पूरी होनी थी, लेकिन ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकारें अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज बजट पारदर्शी होता है, लेकिन कमलनाथ उसी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने अपने बजट के माध्यम से आम आदमी को बेवकूफ बनाया है। वो आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, जबकि आज के तारीख में बजट पूर्णतः पारदर्शी होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट ऐसे समय पर आया है जब इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। तो बजट पर प्रतिक्रिया तो हमने दोनों ही पार्टियों की देख ली और अब मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग की पीएम आवास योजना में धांधली और आर्थिक गड़बड़ियों की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। शिकायतों का आंकड़ा हर महीने औसतन 1000 के पार है। राजधानी भोपाल में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने ही अपात्रों को आवास देने का आरोप नगर निगम पर लगाया है। बीते दिनों हुई निगम परिषद की बैठक में इस मामले को लेकर घेराव भी किया गया। लगातार होती शिकायतों को देखते हुए अब नगरीय प्रशासन मंत्रालय के निर्देश पर 87 नगर पालिका भोपाल समेत
समेत 8 नगर निगमों में शिकायत पर जांच शुरू की गई है। कांग्रेस ने योजना के नाम पर सबसे ज्यादा धांधली का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं। देखना होगा कि जांच के आदेश के बाद कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो लोग एक्सपायर हो गए हैं उनके नाम से आवंटन हो गया है। आवंटन होने के साथ साथ जिनके आवंटन हुए विधिवत हुए हैं उनकी किस्तें जारी नहीं हो रही हैं। अगर किस्तें कोई देने की बात भी कहे तो रिश्वत पहले मांगी जाती है। कुल मिलाकर के ये घपले का एक सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। तो इनकी योजनाएं कागज में रहती हैं, बयानबाजी में रहती हैं, टीवी अखबारों में चलती हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और होती है। सदन को महापौर जी ने आश्वस्त किया था कि इसकी हम जांच कराएंगे। महापौर परिषद के सदस्य का उन्होंने उस समय जिक्र किया था कि हम MIC के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महापौर जी जल्द इसकी जांच करा लेंगे, जब सदन को उन्होंने वादा किया है इस बात के लिए। रीवा में स्थित CMHO कार्यालय में CMHO पद को लेकर जमकर खींचतान जारी है। यहां पर मामला अब तालाबंदी तक पहुंच चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल CMHO कार्यालय कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है। रीवा में इन दिनों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ गया है, जिसमें सीनियर और जूनियर की बातचीत के साथ ही पदभार को लेकर भी विवाद हो गया, जिसके चलते आज CMHO कार्यालय के चैम्बर में कर्मचारियों ने ताला बंद कर दिया। इसके अलावा जो कर्मचारी दफ्तर में उपस्थित हैं, वो भी तालाबंदी की कोई जवाबदारी नहीं ले रहे। बताया जा रहा है कि CMHO के पद पर 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स के द्वारा दावेदारी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 27 तारीख को उन्होंने स्थगन करा लिया है। अगली सुनवाई तक के लिए पेशी होती है। मेरा ट्रांसफर थोड़ी हुआ है, मेरी पदस्थापना शासन तो CMHO रीवा के लिए है। जानकारी के मुताबिक CMHO के पद पर हाईकोर्ट से स्टे लाने के बाद से डॉक्टर NN मिश्रा ने CMHO की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं स्टे ऑर्डर से पहले स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा BL मिश्रा को जिस CMHO की कुर्सी का प्रभार मिला था, उससे हटने को लेकर अब तक किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया, जिसके चलते अब तक CMHO की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और दोनों डॉक्टर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रैश हुए मिराज विमान का इंजन घटनास्थल से 500 मीटर की दूर पर एक खाई से बरामद किया गया है। एयरफोर्स की टीम ने इंजन का मलबा निकाला और जांच के लिए अपने साथ ले गई है। मुरैना के पास क्रैश हुए मिराज विमान के मलबे की लगातार तलाश जारी है। एयरफोर्स को मिराज का इंजन घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक खाई में मिला। खाई काफी गहरी होने की वजह से वहां क्रेन JCB नहीं पहुंच सकती थी। खाई में पेड़ भी थे, इसलिए एयरफोर्स की टीम ने खुद ही एक पेड़ काटकर क्रैश विमान के इंजन का मलबा निकाला। इंजन को 3 ट्रकों में लाद कर जाँच के लिए टीम रवाना हुई। 2 घंटे 3 घंटे हुए, 3 घंटे से जाँच कर रही है और ना तो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, ना किसी को आने दे रहे हैं। लाइट भी वगैरह लगाई है उन लोगों ने, सब सर्चिंग की है, सारा पूरी रात लगे रहे हैं। हाँ, वो बता दें कि 28 जनवरी की सुबह 10 बजे पहाड़गढ़ के जाजीपुरा गांव में ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट्स जेट्स मिराज 2000 और सुखोई 30 एक दूसरे के बेहद नजदीक आकर आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे। क्रैश होने के बाद सुखोई तो पहाड़गढ़ से 90 किलोमीटर दूर भरतपुर के पिंगोरा गाँव में जाकर गिरा। वहीं मिराज विमान पहाड़गढ़ में क्रैश होने के बाद गिर गया था। इधर बुरहानपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग इस हादसे में घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। दरअसल यह हादसा खकनार थाना क्षेत्र के 1.5 तलाई मार्ग पर हुआ। यहाँ ट्रक और गन्ने से भरे आयशर में भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंसे थे, जिन्हें राहगीरों और ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 साल की मासूम बच्ची और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 10 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 1.5 तलाई में घटना हुई है, दुर्घटना, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई है और 11 घायलों को यहाँ रेफर किया गया था, जिसमें से अभी यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हो गई है और एक गंभीर सीरियस है, जिसको अब हम लोग यहाँ से भी रेफर कर रहे हैं। बाकी 8 लोग जो है अभी यहाँ पर एडमिट हैं। वहीं मरीज के उपचार में ढिलाई बरतने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल थे, वो लोग बुरहानपुर चिकित्सालय में उनको लेकर आया था। उन्हीं को देखने के हिसाब से हॉस्पिटल में आए। यहाँ आने के बाद देखा तो काफी अव्यवस्थाएं तो थी। एक बच्ची यहाँ उसमें शांत भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इधर इंदौर के कोर्ट में हिंदू संगठन की जमानत याचिका की सुनवाई की गई थी, जहां पर सोनम मंसूरी ने कोर्ट नंबर 42 में चल रही सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए वो पकड़ी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनम मंसूरी के घर पर छापा मार कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए गए। सोनम मंसूरी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां पर सोनम से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि सोनम मंसूरी लगातार बयानों को बदल रही हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान नूरजहां के संपर्क में भी वो रही। सोनम मंसूरी और नूरजहां के कनेक्शन की भी जांच पुलिस कर रही है। वहीं सोनम मंसूरी के पकड़े जाने के बाद नूरजहां लगातार प्रारंभिक उसमें जानकारियां मिली हैं या उसने जो भी तथ्य दिए हैं, पहले पुलिस उनकी पड़ताल करेगी और उन पड़तालों की पुष्टि होने के बाद ही वस्तुनिष्ठ आधार पर आगे बढ़ेगी। मोबाइल्स हैं, गजट्स हैं और उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं या जो डाटा अपडेट किया जाता है, डाटा रिट्रीव किया जाता है, उसके आधार पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय होती है। दुकान में घुसकर कुछ आरोपियों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि दुकान में 4 आरोपियों ने संचालक के साथ मारपीट की है। संचालक और कर्मचारियों की लाठी डंडे से पिटाई की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आगे आया है। चारों आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं और इसी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की पहचान कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश दुकान में घुस आते हैं और उसके बाद संचालक और वहां पर कपड़ा दुकान के जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे मारपीट की जाती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी इसके पहले कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में पहुंचते हैं और कपड़े के दाम करने को लेकर कुछ विवाद इनके बीच उत्पन्न होता है और उसी के बाद ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह से एक और वीडियो सामने आया है और वो है ग्वालियर का, जहां पर एक महिला ने शराबी युवक को चप्पल से पीटा है। बताया जा रहा है कि महिला आशा कार्यकर्ता है और शराबी युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। महिला कार्यकर्ता ने युवक को उसके बाद चप्पलों से पीटा है। मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कुलैत स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की ये घटना बताई जा रही है और अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है एक मासूम बच्ची भी नजर आ रही है। संभवतः ये आशा कार्यकर्ता की बच्ची हो और उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला और युवक के बीच पहले विवाद होता है। युवक पहले महिला से मारपीट करता है और बाद में महिला वहां जाती है और चप्पलों से युवक को पीटती है। ये वीडियो जो है अब ये वायरल हो रहा है और इसी के आधार पर अब अपराध दर्ज कर लिया गया है। चलिए इसके बाद रुक करेंगे हटा का, जहां के बस स्टैंड पर पति पत्नी और युवती के बीच मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी और युवती के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि तीनों की बस स्टैंड पर सरेराह भिड़ंत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को थाने लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने पारिवारिक मामला बताते हुए उन्हें समझाइश देकर हालांकि छोड़ दिया। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है कि किस बात को लेकर आखिर इन तीनों के बीच विवाद हो रहा था, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों महिलाएं जो है वो आपस में झगड़ रही हैं। इसके बाद जब पुलिस को इस मारपीट की सूचना मिली, विवाद की सूचना मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद तीनों को बिठाकर थाने लेकर आई और उसके बाद समझाइश दी के छोड़ा गया है। खबर पन्ना की। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने वाली बाघिन T1 की संदिग्ध मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 39 से लगे जंगल में मनौर गांव के पास बाघिन का कंकाल मिला है। बता दें कि मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से बाघिन T1 जानी जाती थी। T1 का शव मिलने से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इधर प्रबंधन इसे प्राकृतिक मौत बता रहा है, लेकिन सवाल भी कई उठ रहे हैं क्योंकि 2 महीने के अंदर ये तीसरे टाइगर की मौत है। आपको बता दें कि बाघिन T1 ने 13 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन की आयु 17 वर्ष की थी और अब इस संदिग्ध मौत से जो सवाल जन्म हो रहे हैं, विभाग उनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है। बांधावर नेशनल पार्क से पन्ना में लाई गई थी। जब पन्ना बाघ विहीन हो गया था तब बाघों की पुनर्स्थापना का जो कार्यक्रम चला उसमें जो है T1 को यहाँ पर लाया गया और यह टाइगर मार्च 2009 में यहाँ पर आई थी और ये करीब यहाँ करीब इसके 17 साल इसकी उम्र अभी हो गई थी और इस कारण से ये अभी इसके मरने की खबर आई है।
और अब खबर अयोध्या से। आपको बता दें कि शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। शिलाओं को देखकर राम भक्तों के चेहरे भी खिल गए और जगह जगह पर शिलाओं पर फूलों की बारिश और पूजा अर्चना की गई। अयोध्या पहुंचने पर प्रशासन और आम लोगों ने शालिग्राम शिला का स्वागत किस तरह से किया, वो तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान जय श्री राम और जय सीता माता के जयकारे भी यहाँ पर लगाए गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला और माता जानकी की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं यहाँ पर लाई गई हैं। ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है, जिसे नेपाल के गंडकी नदी से निकाला गया है। इसमें एक शिला का वजन 26 टन है, तो वहीं दूसरी शिला का वजन 14 टन बताया जा रहा है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि हिंदू धर्म में शालिग्राम का क्या महत्व होता है। वैसे तो आप इस महत्व को जानते ही होंगे, लेकिन हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे ब्रह्मा की पूजा शंख के रूप में, भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है और ठीक इसी तरह से भगवान विष्णु की उपासना भगवान शालिग्राम के रूप में होती है। शालिग्राम स्वयंभू होने की वजह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं होती और भक्त इन्हें घर और मंदिर में सीधे ही पूज सकते हैं। बता दें कि शालिग्राम शिला को अलौकिक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर या फिर मंदिर में शालिग्राम विराजते हैं, वहां के भक्तों पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो नेपाल से ये शालिग्राम की शिलाएं अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं और जय श्री राम के नारों के साथ इसका स्वागत किया। लोगों ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इसी शिला से अब राम सीता की मूर्ति का निर्माण अयोध्या में किया जाना है। और अब जरा गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपको मौसम का हाल भी बताते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्द हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। भोपाल के तापमान की अगर बात करें तो 10 डिग्री के नीचे एक बार फिर से यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। 13 साल के बाद फरवरी का पहला दिन सबसे ठंडा यहाँ रहा है। अगले 3-4 दिनों तक आसमान साफ रहने से ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो एक बार फिर से ठंड जो है वो वापस आ चुकी है मध्य प्रदेश में। सर्द हवाओं की वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि फरवरी का पहला दिन 13 साल के बाद सबसे ठंडा रहा। यानी कि पिछले 13 सालों में फरवरी की पहली तारीख इतनी ठंडी नहीं रही जितनी इस साल 2023 में ये तारीख रही। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में बयानों की आंच में सियासत की खिचड़ी भी पकनी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ महीने दोनों ही प्रदेशों के आने वाले 5 सालों की किस्मत तय करेगा। IBC 24 का खास बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए आप चुनावी खबरों से तो अपडेट हो ही रहे हैं। इसके साथ ही अब हम आपके लिए लेकर आए हैं नया बुलेटिन चुनावी चौपाल। देखिएगा जरूर IBC 24 पर। भोपाल में शिवराज सरकार 3 साल की कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, जिसे जनता के सामने रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का 5 स्टार होटल मध्य प्रदेश भवन बनकर तैयार। आज होगा इसका लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों। मुरैना में क्रैश मिराज विमान के मलबे की तलाश जारी। एयरफोर्स को घटनास्थल से 500 मीटर दूर खाई में मिराज का इंजन मिला। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपात्रों को आवाज देने का आरोप नगर निगम पर लगाया। बीते दिनों हुई निगम परिषद की बैठक में मामले को लेकर घेरा। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र